फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी है इसका पार्ट 3 लेके आए हैं, ठीक है। अब उसको स्टार्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कंडक्टर वो चीज़ होता है, कंडक्टर वो थिंग्स होती है जिससे होके करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, ठीक है। इसके इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब बोला गया है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि किसके किसके कारण कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो दिया है यहाँ पे पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मान लेते हैं यहाँ पे वायर, क्या है, वायर ही तो होता है कंडक्टर। तो जो वायर होती है उसकी लंबाई पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की हिंदी होती है प्रतिरोध, ठीक है। तो जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसकी लंबाई पे भी इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वही इसकी लंबाई भी इसके रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। दूसरा दिया है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि जो जो तार होता है, जो कंडक्टर होता है, वो कितना मोटा है या कितना पतला है, ये भी प्रभावित करता है उसके रेजिस्टेंस को, ठीक है। तीसरा दिया है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कि जो कंडक्टर है, जो वायर है या जो तार है, वो किस मटेरियल से मिल के बना है, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल भी डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस को। और इसमें चौथा दिया है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। चलिए पहला पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें लिखा है इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है दैट ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, कि अगर हम किसी वायर यानी तार की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो उस तार का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ, और जैसे ही उस वायर की लंबाई को हम लोग घटाते हैं, कम करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। जो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के एकदम किस पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पे एकदम सीधे डिपेंड करता है, बिना इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर लंबाई में कुछ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे एल मतलब क्या है, जो स्मॉल एल लिखा हुआ है वो कंडक्टर की क्या है, लेंथ है। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जो रेजिस्टेंस होता है वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई की। देयर फोर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, इसका मतलब कि जब हम जो तार होता है उसकी लंबाई को जब हम डबल करेंगे तो इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, सॉरी, जिस जब हम तार की लंबाई को डबल करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, उस जो तार का जो रेजिस्टेंस है, जो उस तार की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एंड इट द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, अगर उस तार की लंबाई को हम लोग आधा करते हैं, देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट हाफ, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। व्हेन वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर देन दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ द टू रेजिस्टेंस ज्वाइन। इसका मतलब ये है कि जब हम दो वायर को, जब किसी मान लीजिए कि 1 मीटर का तार है, ठीक है, अगर 1 मीटर के तार में, 1 मीटर से छोड़िए, एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का क्या है, एक रास्ता है, 1 किलोमीटर का क्या है, एक रास्ता है। तो अगर 1 किलोमीटर के रास्ते में, जो 1 किलोमीटर का रास्ता है उसमें कितने ब्रेकर मिलेंगे आपको, मान लेते हैं कि अगर ये 1 किलोमीटर का रास्ता है तो 1 किलोमीटर के रास्ते में अगर आपको 4 ब्रेकर मिलते हैं, 4 जगह क्या है, गड्ढा है, क्या है, 4 जगह गड्ढा है। तो अगर 1 किलोमीटर में आपको 4 जगह गड्ढा मिलता है, और अगर सेम रोड ऐसे ही आगे भी है, तो अगर आप दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो वहां भी आपको 4 ही गड्ढे मिलेंगे। जायज सी बात है, क्योंकि सेम मटेरियल से जो हमारा कंडक्टर होता है किससे मिलकर बना होता है, एक ही मटेरियल से मिलकर बना होता है पूरा कंडक्टर। ऐसा नहीं होता है कि आधा दूसरे मटेरियल से बना हुआ है, आधा कापर से बना हुआ है, तो आधा एल्युमिनियम से, ऐसी बात नहीं होती है। जो तार होता है या तो कापर से ही बना होता है, या तो एल्युमिनियम से ही बना होता है, या तो मिक्स होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब 1 किलोमीटर में 4 हमारे ब्रेकर आ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर में जायज सी बात है 8 आएंगे, 3 किलोमीटर में
12 आएंगे। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है किलोमीटर के हिसाब से, वैसे वैसे ब्रेकर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, आप जब पहला ब्रेकर आया तो आपकी स्पीड कुछ स्लो करेगा, दूसरा ब्रेकर आएगा तो और भी स्लो करेगा, तीसरा आएगा तो और भी स्लो करेगा। ऐसे करके आप जितने भी ब्रेकर आप क्रॉस करेंगे तो आपकी स्पीड को क्या करेगा, स्लो ही करेंगे ब्रेकर। तो सेम यही कंडीशन होती है करंट में, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है सेम यही कंडीशन होती है वायर में। जो वायर होता है, अगर 1 मीटर में मान लेते हैं कि दो तीन या तीन ही मान लीजिए, 1 मीटर में कितने रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है, 3 ओम का रजिस्टेंस है, तो 2 मीटर में 6 ओम का हो जाएगा। ऐसे करके रजिस्टेंस की संख्या बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब वायर की लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वोल्टेज होता है, वो क्या होता जाता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती, कम होता जाता है। अगर हम मान लेते हैं डबल कर रहे हैं, एक 1 मीटर का तार है, अगर उसको 2 मीटर कर दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 1 मीटर के तार में 4 अगर रजिस्टेंस है, तो 2 मीटर के तार में कितने हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं। और एक मतलब वो आपस में क्या, रजिस्टेंस आपस में क्या हो जा रहे हैं, जब लंबाई को हम जोड़ रहे हैं तो रजिस्टेंस भी आपस में जुड़ जा रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं वो लोग, सीरीज में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है यहाँ पे, अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। एक जो लंबा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ज़्यादा होता है। एंड शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। और जो छोटा वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है। अब दूसरी हेडिंग देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी देखिए, इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको पहले पढ़ा ले रहे हैं, फिर उसके बाद से समझाएंगे, ठीक है। समझाने का इसको प्रयास किया जाएगा एकदम से कि आपको समझ में आ जाए। इफेक्ट ऑफ द एरिया, इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखिए क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ऐसा एक वायर है, क्या है ये, सर्कल में थोड़ा सर्कल नहीं बन पा रहा है उससे, आप एक वायर है तो ऐसे होगा ये वायर, ऐसे वायर होता है ना, ऐसे। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। क्यों, इसका मतलब कि उसकी मोटाई और पतलाई से मतलब है। जो तार है उसकी मोटाई से मतलब है, या तो कितना मोटा है या तो कितना पतला है, वो इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। आया समझ में। तो अब पढ़ते हैं। इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट। देखिए ये भी एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब क्या, एकदम उल्टे प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा। वहां पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ क्या थी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। लेकिन ये जो एरिया है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उल्टा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसका मतलब जो वायर का जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डबल। जब हम जो जो कंडक्टर होता है उसकी एरिया को अगर हम डबल करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करेंगे, तो इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। तो उसका जो रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज हाफ, अगर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम आधा करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वी नो, हमको पता है, दैट द थिक वायर हैज ग्रेटर एरिया। और हमको पता है जो मोटा तार होता है, जो मोटा तार होता है तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, पतले तार की अपेक्षा। आपने देखा होगा जो मोटा तार होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, जो पतला तार होता है उसका कम। तो वही बोला यहाँ पे, वी नो, हमको पता है, दैट द थिक वायर हैज ग्रेटर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो मोटा तार होता है उसका जो एरिया होता है पतले तार की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, दैट द थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये कि जो मोटा तार होता है, जो मोटा कंडक्टर होता है या जो थिक कंडक्टर होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है, उसमें क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। एंड देन वायर ऑफ द मोर
क्या लिखा है, थिन वायर, सॉरी, थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। अगर पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, नहीं ज्यादा होगा। अगर पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अ थिक वायर है, क्या लिखा है यहाँ पे, अ थिक वायर कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द लार्जर नंबर ऑफ द थिन वायर कनेक्टेड इन द पैरेलल। जो थिक वायर होता है, जो मोटा होता है, उसको कंसिडर किया जाता है इक्विवेलेंट लार्ज नंबर ऑफ द थिन वायर। मतलब थिक कब होगा, जब पतले पतले, बहुत से पतले पतले तार को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, कनेक्टेड इन द पैरेलल, पैरेलल में, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ वी हैव टू रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड, और इसका मतलब कि क्या हो जाता है, उसमें दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इन द पैरेलल, देयर रिजल्टेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो डबलिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन द, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हम उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करते हैं तो देयर फोर हाफ द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फ्रॉम द एबव डिस्कशन, ऊपर के डिस्कशन से हमको क्या निष्कर्ष मिला है, तो पहला दिया है शॉर्ट लेंथ ऑफ द थिक वायर इज यूज फॉर द गेटिंग लो रेजिस्टेंस। कम दूरी ऑफ द थिक वायर, अगर मोटा तार है और उसकी लंबाई क्या है, कम है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर लंबा तार है और पतला है, अगर लंबा तार है और पतला है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। दिया द थिकनेस ऑफ द वायर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर। जो थिकनेस, वायर की जो थिकनेस होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, डायमीटर से दिखाते हैं। इट कैन बी शो बाय द कैलकुलेशन दैट द रिजल्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इस हमको ये कैलकुलेशन मिला है, कैलकुलेशन करने के बाद, कि जो इसका जो एरिया होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या क्या मैं बोला, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के स्क्वायर से। दस व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, अगर हम वायर के डायमीटर को डबल करेंगे तो इट्स रेजिस्टेंस बिकम वन फोर्थ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन फोर्थ, यानी कि वन चौथाई हो जाएगा। एंड इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ, अगर उसके डायमीटर को आधा करेंगे तो क्या होगा, देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम फोर टाइम, तो उसका रेजिस्टेंस जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। आए समझ में, अगर उसको हम आधा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर उसका हम डबल करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ऐसा समझ में, जब डायमीटर को 2 गुना करेंगे, स्क्वायर, जब डायमीटर यानी कि जो तार की मोटाई है उसको डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। अगर उसको आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज ट्रिपल, अगर उसके डायमीटर को ट्रिपल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रुकिए पहले आपको समझा लेते हैं, छोटा सा फिगर बनाएंगे, और सही से नहीं बन पा रहा है मोबाइल बन, लेकिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, ऐसे वायर होता है हमारा, ठीक है, ऐसे होता है ना वायर। तो मान लेते हैं अगर एक कैसा वायर है, मोटा वायर है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, या चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो जब करंट गुजरेगी तो ऐसे ऐसे आराम से गुजर जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रास्ता मिला है, इसको बहुत ज़्यादा रास्ता मिला है। एक ही करंट क्या, बहुत सारी करंट गुजर सकती है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी गुजर गुजर सकती है करंट, ऐसे भी करंट गुजर, क्योंकि रास्ता, क्योंकि तार कैसा है, मोटा है, और रेजिस्टेंस उतने ही है, ठीक है। तो जो मोटा तार होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें करंट ज़्यादा जाती है। अब देखिए, अगर यही तार कैसा होगा, यही तार क्या होगा, पतला होगा। जब यही तार पतला होगा, ऐसे मान लेते हैं कि ये हमने तार बनाया इतना पतला, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो बताइए कि इसमें जाने में करंट को परेशानी हो रही है कि नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देने, रास्ता कैसा है, पतला, एक चौड़ा रास्ता है, एक पतला रास्ता है, और आपको 100 बच्चे उस रास्ते से गुजारने हैं, कितने बच्चे गुजारने हैं, या 100 पब्लिक आपको उस रास्ते से गुजारनी है। तो ये बताइए, चौड़े रास्ते पे ज़्यादा तेजी से जाएंगे कि पतले रास्ते पे, तो जायज़ सी बात है, आप कहेंगे कि जो चौड़ा रास्ता है उस पर लोग ज़्यादा तेजी से जाएंगे, और पतले रास्ते पे बहुत धीरे धीरे जाएंगे। क्यों धीरे धीरे जाएंगे,
क्योंकि वो पतला है, क्योंकि वो पतला है, और जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, और चौड़े पे ज़्यादा तेजी से जाएंगे क्योंकि वो चौड़ा है, और लोग भले ही ज़्यादा हैं लेकिन वो रास्ता कैसा है, चौड़ा है, उनको स्पेस मिलना है, वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन है यहाँ पे। जो पतला वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो जितना ही मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, देखिए अब जो कंडक्टर है वो हमारा किस मटेरियल से बना है, ये भी उसके रेजिस्टेंस पे प्रभाव डालता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से मिलके बना है। सब मटेरियल है लो रेजिस्टेंस, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, अदर है हाई रेजिस्टेंस, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, इफ वी टेक टू सिमिलर वायर, अगर हम दो एक जैसे वायर ले रहे हैं, हैविंग इक्वल लेंथ, जिनकी लंबाई क्या है, बराबर है, एंड डायामीटर, और उनका डायामीटर भी क्या है, बराबर है, लेकिन मटेरियल चेंज है, एक कापर का बना हुआ है, कापर मेटल का, और दूसरा नाइक्रोम एलॉय का बना हुआ है। पहला किसका बना हुआ है, कॉपर का, और दूसरा नाइक्रोम एलॉय का। तो वी विल फाइंड, तो हम पाएंगे दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम मोर देन द कॉपर वायर। जो नाइक्रोम का वायर है वो भी 1 मीटर था, और कॉपर का भी कितना था, 1 मीटर था। तो जो नाइक्रोम का वायर है उसका रेजिस्टेंस कॉपर के वायर से 60 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 60 गुना ज्यादा है। ठीक है, दिस शो दैट, ये दिखाता है आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए जो कॉपर का वायर है उसका मान लेते हैं कितना है, एक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, एक। और नाइक्रोम, अगर जो दूसरी वायर जो नाइक्रोम से बनाई गई है, नाइक्रोम एलॉय से, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 यानी कि 60 है। तो कहाँ एक और कहाँ 60, यानी कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉपर का होता तो वो भी एक होता, लेकिन वो किससे बना हुआ है, नाइक्रोम से बना हुआ, तो यानी नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा। दूसरा दिया है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल प्योर मेटल इज इंक्रीज ऑन द राइजिंग द टेम्परेचर। ये पाया गया है कि जितने भी मेटल हैं, जितने भी प्योर मेटल हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, उनका टेम्परेचर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, एंड एंड डिक्रीज द लोड, अगर उनका टेम्परेचर क्या बोला गया, द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल प्योर मेटल इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल हैं अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो जैसे ही हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही उनका टेम्परेचर घटाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, एक फिगर बना के मान लीजिए ये क्या है, एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है। तो यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था, ऐसे करके रेजिस्टेंस बने हुए हैं वायर में। ठीक है, तो जब ये गर्म रहते हैं, जब इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या होंगे, गर्म होंगे। जब ये गर्म होंगे तो आपको पता है एक जिग जैग मोशन करने, कौन सा मोशन करने लगेंगे, जिग जैग। जब ये ऊपर नीचे होंगे, जब ये ऊपर नीचे, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो जब ये ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इतना जगह कवर कर रहे हैं ना, देखिए इतना ये भी करेगा, इतना ये भी करेगा, इतना ये भी करेगा। तो जब इतना जगह यही ऊपर नीचे होके कवर करेंगे बहुत तेजी से, तो करंट कब जाएगी, करंट को जाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, रास्ता क्या हो जा रहा है, ब्लॉक होता जा रहा है ना। ये गर्म है तो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कौन सा मोशन कर रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। और जब जिग जैग मोशन कर रहे होते हैं, जब मटेरियल के जो रेजिस्टेंस होते हैं जब जिग जैग मोशन कर रहे होते हैं, तो आगे से करंट को जाने में प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब मान लीजिए यही वायर है, ठीक है, यही वायर है, ये वायर, और इसमें सेम वही क्या है, हमारे रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐसे। तब वो गर्म थे तो जिग जैग मोशन कर रहे थे, अब इनको क्या कर दिया गया, इनका टेम्परेचर डाउन कर दिया गया, इनको ठंडा कर दिया गया। जब इनको ठंडा करेंगे तो ये अपनी जगह पे क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। जब अपनी जगह से हिलेंगे नहीं,
तो आराम से हमारी करंट ऐसे ऐसे जा सकती है कि नहीं जा सकती है। जब मान लीजिए जब ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे, क्योंकि ये फ्रीज है और उस कंडीशन में क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे था तो ये जिग जैग मोशन कर रहे थे। जब जिग जैग मोशन करेंगे तो पूरे जगह तो यही लोग घेर ले रहे थे, तो करंट कैसे जाएगी। तो यही जब मटेरियल जो होता है उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यही सब चीज़ है। आगे देखिए रजिस्टिविटी क्या होता है। तो रजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। क्या पाया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसकी लंबाई की एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया मैंने। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, बाई कंबाइनिंग द रिलेशन 1 और 2, अगर दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया जाए तो आर इज इक्वल टू एल अपान ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को आपस में 1 को और 2 को जोड़ दिया जाए तो हमारे सामने ये आएगा, आर इज इक्वल टू एल अपान ए। ये देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू एल अपान ए आएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, जब इस साइन को हटाएंगे तो हमारे सामने आएगा आर इज इक्वल टू रो। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, दिखता है पी की तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं रो, और इनटू का यल और अपान ए, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ये नीचे। तो हमारे सामने ये आ जाएगा आर इजकल टू रोयल अपान ए। ये तीसरी इक्वेशन है। वेयर रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं इज कांस्टेंट। रो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक, यानी कि विभिन्न प्रकार, एक स्पेसिफिक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 से देखा जाए तो इट इज क्लियर, ये साफ हो गया है, दैट फॉर द गिवन कंडक्टर हैविंग द स्पेसिफिक लेंथ एल, कि जो जो भी कंडक्टर है उसकी लंबाई क्या है, एल है, एंड एरिया क्या है, ए है, एंड रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इस रेजिस्टिविटी। तो उसके रेजिस्टिविटी के क्या है वो लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इफ वी चेंज द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर के मटेरियल को चेंज करेंगे, वन हुज रेजिस्टिविटी इज 2 टाइम, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस विल बी बिकम टू द 2 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी डबल हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड इफ वी चेंज द मटेरियल, अगर मटेरियल को हम चेंज करेंगे ऑफ द कंडक्टर है वन हुज रेजिस्टिविटी 3 टाइम, मतलब एक बार और उसको चेंज करेंगे। देखिए जैसे जैसे मटेरियल चेंज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यही कहने का मतलब है। इफ वी रीअरेंज इक्वेशन 3, अगर हम क्या किया जाए, उस इक्वेशन 3 को रीअरेंज किया जाए, मतलब कि इधर से उधर किया जाए। जब उसको इधर से उधर करेंगे, देखिए किया गया है, पहले आर की जगह रो था, ये आर की जगह क्या था, हमारा रो था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रो को इधर लाया गया है, रो को वहीं पे छोड़ दिया गया। ठीक है, आर हमारा पहले ऐसे होता था ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए हुआ करता, सॉरी ये हो गया, ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखिए ऐसे था, आपको बता दे रहे हैं, चल नहीं रहा उस पर, नहीं चल रहा है, देखिए क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो यल अपान ए होता था। तो हमको रो की वैल्यू अगर लानी है तो यल को इधर लेके आएंगे, जब यल को इधर लेके आएंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर इंटू का ए। ठीक है, और बचेगा क्या, रो, और रो के साथ में क्या था हमारा, एल, तो एल हमारा नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे किया हुआ है, रो इक्वल टू आर ए इंटू आर ए अपन एल, ये इक्वेशन हमारी 4 है। वेयर आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया, एल इज लेंथ। दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी, और इस फार्मूले का यूज हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं।
इस फार्मूले का यूज हम कहाँ करते हैं? रेजिस्टिविटी को, किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल के रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इट वी विल यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, और इसका मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यही सब दिया होगा। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है इसमें। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड ऑफ द सब्सटेंस। एक एक मीटर सबको रख के करेंगे तो 1 आ जाएगा, वही दिया हुआ है। मतलब कि उसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 1 होगा। एरिया भी 1, लंबाई भी 1, तो रो की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 ही आएगी। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। द यूनिट ऑफ द एरिया, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। लंबाई की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। अगर इन सबको पुट किया जाए तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ रही है? रेजिस्टिविटी की यूनिट आ रही है ओम मीटर। क्या आ रही है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर। प्लीज नोट दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द और थिकनेस। लेकिन आप ये नोट करिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी मटेरियल के लंबाई या उसकी मोटाई पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। वह केवल इस पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर कितना है। उसकी लंबाई और मोटाई पे वो डिपेंड नहीं करती है। लंबाई और मोटाई और पतलाई पे डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे डिपेंड करती है? किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर कितना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे देखिए सब एक आपको लिस्ट मिलेगी, पेज नंबर 23, पेज जो उसमें दिया है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जितना भी दिया है सबकी रजिस्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए सॉल्व आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्रॉम द एबव जो टेबल दिया हुआ है, बाय सेइंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, मतलब सबके एक एक करके डिटेल में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है। ये जो दिया है ना आपको सबको याद करना पड़ेगा। सो मेन क्या आपको कॉपर सिल्वर का याद करना पड़ेगा, एल्युमिनियम का याद करना पड़ेगा। एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। उसके बाद कॉपर, टंगस्टन, ये सब दिया हुआ है। और ये नीचे जो ये आपको डायमंड वायमंड सबका मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का तो आना ही चाहिए आपको। देख लीजिएगा इसको, सबके बारे में डिटेल में बताया है वो। यहाँ पे देखिए दिया द हीटिंग एलिमेंट, जो प्रेस या जो आयरन होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, क्या लिखा है यहाँ पे? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंस सच एज द इलेक्ट्रिकल आयरन एंड टोस्टर ईटीसी had made and the alloy rather than the pure metal। वो किसके जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो मेटल नहीं होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? एलॉय से मिलके बने होते हैं, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एंड एलॉय मस्ट हायर देन द प्योर मेटल। क्यों एलॉय से मिलके क्यों बने होते हैं? जो प्योर मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी एलॉय की रेजिस्टिविटी से कम होती है, लेकिन एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल के रेजिस्टिविटी से क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वो लोग जो इसमें का मटेरियल बनता है प्रेस का, जो गर्म करने वाला आयरन का, वो किसका बना होता है? एलॉय का बना होता है। नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड। जो नाइक्रोम एलॉय है क्या है? ये नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। जो आयरन हम लोग घर में यूज करते हैं उसके एलिमेंट को बनाने में किसका यूज किया जाता है? नाइक्रोम एलॉय का। सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल्स। जो टोस्टर इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, वाटर हीटर होते हैं, एंड डेयर ड्रायर और हेयर ड्रायर जो होते हैं, ये सब भी क्या किसी न किसी एलॉय से ही बने होते हैं। नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी। जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम एलॉय, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। किसकी होती है? ड्यू टू विच द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ द नाइक्रोम। इसीलिए जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं सब किससे मिलके बने होते हैं? नाइक्रोम से मिलके बने होते हैं। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो नाइक्रोम होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा तो पिघलेगा नहीं। अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मतलब वो बेकार हो जाएगा। बेकार मतलब क्या? या तो पिघल जाएगा या तो मतलब चिटकने लगेगा। तो इससे बढ़िया वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं जाता, यानी कि जलता नहीं है, ठीक है। इजीली जलता है लेकिन इजीली नहीं जलता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब जलेगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज वेरी लो। और इसकी देखिए जो कंडक्टर होता है, जो मेटल होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है।
द रेजिस्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीज विद टेम्परेचर, और जितने भी मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कब बढ़ जाती है, जब उनका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर लाइक एबोनाइट ग्लास एंड डायमंड इज वेरी हाई। जो एबोनाइट ग्लास होता है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब न्यूमेरिकल है, उसी फार्मूले पे सब सॉल्व किया गया है, आप देख लीजिएगा। वैसे इसको ब्लैक बोर्ड पे हम करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को डिटेल में समझाएंगे आगे। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप फुल चैप्टर का आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और इसमें हर एस चंद की जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तीनों यानी कि साइंस के फुल चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। एस चंद से एकदम डिटेल में एक एक, इसको ब्लैक बोर्ड पे भी बताया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड की गई है, आप लोग देखते नहीं है, उसको भी देख लीजिए। क्योंकि जो बुक से पढ़ लिया फिर ब्लैक बोर्ड पे एक बार आप लोग समझ लेंगे, तो जो भी न्यूमेरिकल वाले जो, तो ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बढ़िया से समझाया जाता है, ठीक है।